हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10 का, जो बिहार बोर्ड में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं भारत में राष्ट्रवाद का से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यदि आप बिहार बोर्ड 2027 में बैठने वाले हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये वीडियो मैं बता दूँ पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने भारत में राष्ट्रवाद का 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। तो आज मैं पार्ट 3 का टॉपिक जो लेने वाला हूँ वो खिलाफत आंदोलन है। लेकिन मैंने उससे पहले गांधी जी के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिसे आप लोग देख चुके हैं। गांधी जी का परिचय, गांधी जी की किताबें, गांधी जी के समाचार पत्र, गांधी जी की आश्रम व्यवस्था, गांधी जी की उपाधियाँ, सत्याग्रह क्या है, आंदोलन क्या है, गांधी जी के हथियार क्या है, तो चंपारण सत्याग्रह क्या है, या चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, चंपारण सत्याग्रह की प्रासंगिकता क्या है, तो खेड़ा सत्याग्रह क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है, रॉलेट कानून क्या है, या रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, तो 1885 में एवं हुमदरा लॉर्ड डफरिन काल में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के लिए तड़ी चालक का सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय ने दी थी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक खिलाफत आंदोलन है। आइए समझते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिशों ने सभी मुसलमानों से वादा किया था कि मैं खलीफा का पद नहीं हटाऊंगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, मैं मुसलमानों को तंग नहीं करूंगा, मैं तुर्की के मुसलमानों को तंग नहीं करूंगा। लेकिन इस बात से ब्रिटिश मुकर गए, जिस कारण भारतीय समझ गए कि भारतीय मुसलमान खासकर समझ गए कि इसके पीछे आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये सुधार हो सकती है। आइए समझते हैं खिलाफत आंदोलन क्या थी। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, आइए उनका विचार करते हैं। हमारा PDF थोड़ा सा पीछे आ गया है। आइए 7वां पेज हम लोग निकालते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। जी, आपने सही सुना, खिलाफत आंदोलन। तो यह आंदोलन की शुरुआत 1919 में भारतीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के 2 प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्होंने अपना समाचार पत्र कॉमरेड में खिलाफ के मुद्दा उठाया था। गांधी जी की इस आंदोलन में समय दिए, क्योंकि इस समय आंदोलन का समय गांधी जी के पास हिंदू मुस्लिम एकता करने की अवसर थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो खिलाफत आंदोलन के एक मुख्य कारण भारतीय मुसलमानों के तुर्की के साथ सहानुभूति थी। तुर्की प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी के साथ लड़ा था और ब्रिटेन के खिलाफ था। भारतीय मुसलमान ने ब्रिटिशों को तुर्की के प्रति नरम रवैया अपनाने को कहा था, लेकिन ब्रिटिश मुकर गए थे। फलस्वरूप आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मैंने आपके सामने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वही ये वर्ड में लिखा हुआ जो आपको समझ में आ गया होगा। तो खिलाफत आंदोलन द्वितीय युद्ध के बाद शुरू होने वाला एक आंदोलन था, जो मुख्य तौर पर मुसलमानों का आंदोलन था। लेकिन गांधी जी समझ गए थे इस आंदोलन को, मैं भी अगर ये इसमें शरीक होता हूँ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता अनोखी होगी और दोनों फिर से एक होंगे और एक होकर ब्रिटिशों को भारत से भगाएंगे। तो इस कारण से गांधी जी भी इस आंदोलन में शरीक हो गए और यह आंदोलन रफ्तार पकड़ लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो असहयोग आंदोलन क्या था। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यह देख कर गांधी जी आग बबूला हो जाते हैं और वह एक आंदोलन छोड़ देते हैं उसके प्रति। वो आंदोलन का नाम ही पड़ा वो असहयोग आंदोलन। आखिर क्या है वो असहयोग आंदोलन 1920। तो वो असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से गांधी जी भारतीयों को कहे थे कि ए भारतवासी, तुम ब्रिटिश की सभी वस्तु को वो सहयोग करो, यानी तुम ब्रिटिश के सभी वस्तुओं से छोड़ दो। यदि तुम उसके हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल जाना छोड़ दो, यदि तुम उसकी वकालत करते हो तो उस वकालत करना छोड़ दो, यदि तुम ब्रिटिश के व्यवसाय करते हो तो ब्रिटिश से व्यवसाय करना छोड़ दो, यानी हर चीज़ उससे छोड़ दो, हर चीज़ से उससे त्याग ले लो। वही तो असहयोग है, यानी सहयोग ना करना, है ना। तो उसे हम लोग असहयोग आंदोलन ही कहते हैं, जो गांधी जी चलाया गया था। आइए चलते हैं इसके अपनी भाषा में। तो क्या है, भारत में खिलाफत आंदोलन के पश्चात
असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुई। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी। उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन का नाम दिया। 1 वर्ष के अंदर स्वराज के लक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। गांधी जी ने कहा, यदि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज मिले तो सही नहीं तो बाहर से स्वराज के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश के साथ असहयोग करने की बात की है, जो निम्न प्रकार के हैं। वो पहला क्या है, विदेशी वस्तुओं के प्रति। दूसरा क्या है, विदेशी वस्तुओं को स्वदेशी को अपनाना। तीसरा क्या है, प्रशासन का बहिष्कार। चौथा, नौकरी छोड़ना। पांचवा, जुलूस निकालना। छठा, हिंसा ना करना। ये सब बातें गांधी जी ने अब भारतीयों को बताया। आइए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो असहयोग आंदोलन की नकारात्मक कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित नकारात्मक कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें पहला हम लोग देखते हैं कर का बहिष्कार, जिन्होंने लोगों ने खूब किया है। दूसरा, विदेशी वस्तु कॉलेज व न्यायपालिका के साथ विरोध। तीसरा, गांधी जी ने कैसे हिंद की उपाधि लौटा दी। चौथा, गांधी जी को जो भी उपाधि साउथ अफ्रीका से मिली थी उसे लौटा दी। मतलब ये सब जो था, ये नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जो असहयोग आंदोलन में ये मुख्य भूमिका निभाई, जो लोगों ने की उसके साथ की। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वो हमारा टॉपिक सकारात्मक कार्यक्रम है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित सकारात्मक कार्यक्रम है। पहला, स्वदेशी को अपनाना। दूसरा, चरखा का विस्तार करना। आइए तीसरा हम लोग समझते हैं। तीसरा है कॉलेज स्कूल का निर्माण करना, और चौथा है अखिल भारतीय कमेटी की स्थापना करना। तो एक तरफ तो सारे सकारात्मक कार्यक्रम चलाए गए थे और एक तरफ नकारात्मक कार्यक्रम चलाए गए थे। यानी दोनों कार्यक्रम असहयोग आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाए थे। यह आंदोलन को व्यापक क्षेत्र में फैलाना, और यह आंदोलन 1922 तक आते व्यापक क्षेत्र में फैल चुका था। लेकिन अंत में क्या होता है दोस्तों, कुछ लापरवाही के कारण इस आंदोलन को बंद करना पड़ता है, जो गांधी जी किए थे। क्योंकि आखिरकार असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसके पीछे एक मुख्य कारण है चौरा चौरी कांड। आखिर ये चौरा चौरी कांड क्या है दोस्तों? क्या हुआ था, यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में कुछ पुलिसकर्मी ज़्यादा ही दमनकारी नीति अपना रही थी, जिस कारण लोग गुस्से में आ गए, और गुस्से के कारण उस पुलिसकर्मियों को उसी के जेल में बांध दिया और आग लगा दिया, जिस कारण लगभग 10 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए। और यह सुनकर गांधी जी दंग रह गए। मैंने तो असहयोग आंदोलन जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था अहिंसा ही हमारा हथियार होगा, लेकिन यह अहिंसा ना होकर हिंसा हो गई। इस कारण से गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। आइए चलते हैं हमारा टॉपिक, आखिर जानते हैं वो चौरा चौरी कांड क्या है। क्या है चौरा चौरी कांड? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सभी भारतीयों को हिंसा नहीं करने की बात की थी, परंतु उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में वहां के निवासी ब्रिटिशों से तंग आकर 22 पुलिसकर्मी को उसी के पुलिस स्टेशन में उसे बंदिश बनाकर रख दिया, और उस पुलिस स्टेशन में सभी गांव वालों ने मिलकर आग लगा दी, जिस कारण सभी पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। यह बात सुनकर गांधी जी को बहुत ठेस पहुंची और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यही था चौरा चौरी कांड, जो आपने भी देखा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। गांधी जी जेल और असहयोग आंदोलन के बाद 10 मार्च 1922 को पूना की यरवदा जेल में गए थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए थे। गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद 6 वर्ष की सज़ा हुई थी, लेकिन गांधी जी के हालात बिगड़ने के कारण 1924 को ही छोड़ दिया गया। यह आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। क्या है साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन एक जांचने वाला निकाय था, जो भारतीय शासन 1919 के तहत जो राज्यों को सरकार बनाने की अनुमति मिली थी, उसकी जांच करनी थी कि वो सरकार
कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो उस आधार पर एक कमीशन बना जिसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। आइए साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के जांच करने हेतु साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है। यह कमीशन को 1929 को आना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष पहले ही आ जाता है। और इस कमीशन में 7 लोग होते हैं, जिसमें सभी यूरोपीय होते हैं और जिस कारण एक भी भारतीय नहीं होते हैं, जिस कारण भारत में लाहौर से विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हो जाती है, जिस कारण उनकी आकाश से मृत्यु हो जाती है। ये आपका फैक्ट है। यानी साइमन कमीशन के विरोध में भारत में गो बैक का नारा दिया था। साइमन कमीशन एक काला कमीशन था जो केवल ब्रिटिश ही उसमें शामिल थे। वो भी 7 सदस्य थे तो 7 ब्रिटिश थे। ये कहाँ तक न्याय है? आप जांच करने आ रहे हैं भारत का सरकार कैसे चल रही है। अब भारत के एक भी सदस्य को आप नहीं लेते हो अपने कमीशन में, तो ये कहाँ तक न्याय है? आप कहाँ तक इसे सही साबित कर पाओगे? इस कारण से लोग इनका विरोध करने लगा और गो बैक का नारा दिया। इनके विरोध करने के फलस्वरूप एक व्यक्ति, महान इंसान लाला लाजपत राय थे, उन्होंने विरोध करते ही अपनी जान गंवा दी और लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये आपको याद करना है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट, कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कांग्रेस एक कमीशन यानी कमेटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है। कांग्रेस यानी एक कांग्रेस के बारे में समझते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ब्रिटिश सेवानिवृत्त एओ हुम ने किया था। इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी तथा इस पार्टी का उद्देश्य विभिन्न स्रोत के भारतीयों को एक साथ लाना था, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे और शिक्षित भारतीयों को राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक मंच तैयार करना था। यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और उसकी स्थापना एओ हुम ने किया था, जो खुद ब्रिटिश थे लेकिन सेवानिवृत्त ब्रिटिश थे। वो इसलिए इसका निर्माण किए थे। वो कहे थे कि मैं एक कमेटी इसलिए बनाया हूँ कि इस कमेटी के तहत मैं देख पाऊँगा भारत में क्या चल पा रहा है। लेकिन कांग्रेस वासियों ने उनका उल्टा कर दिया और उस कमेटी को बड़े स्तर पर फैलाया और जो देश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई वो कांग्रेस थी, है ना दोस्तों। आज चलते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने लोग शामिल थे, ये आपसे एग्जाम में आती है। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे, है ना। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पहले अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। कहाँ हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ये आपको याद करना है। आइए चलते हैं एक और कमेटी जिसका नाम है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं। क्या है मुस्लिम लीग? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। इस पार्टी की स्थापना के लिए नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खान इत्यादि लोग मुख्य भूमिका निभाए थे तथा इस पार्टी का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी निभाना है। यानी जिस तरह कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस कारण से देखा देखी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसकी स्थापनाकर्ता सलीमुल्लाह आगा खान जैसे व्यक्ति थे। और इनकी एक कमियां थी, जो ब्रिटिश के वफादार बनकर रहते थे, वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से कुछ फैक्ट है जो आपको यहाँ मिलेगा रेड कलर से लिखा हुआ, और ये है मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। इसका पहला अध्यक्ष आगा खान को चुना गया था। ये आपको याद करना है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि ये नोट्स कहाँ से आप लाए हैं सर? ये नोट्स स्टूडेंट का नोट्स है, मैंने क्लास में पढ़ाया था, तो स्टूडेंट का बनाया गया नोट्स है, मैं जो आपको ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा गया है, जो मैं क्लास में लिखवाया था, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए मैं इस नोट्स को आपके सामने लाया हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। क्या था नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट, इस समिति का गठन संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए गठित किया गया था। तो ये रिपोर्ट था ना, वो संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश कहे थे जाओ तुम भी एक संविधान बना कर लाओ, देखते हैं वो संविधान कहाँ तक मानेगा और कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस समिति कई सदस्य थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर शपरू, अली इमाम आदि। इस रिपोर्ट का मुख्य प्रावधान था भारत को एक संघ के रूप में स्थापित किया जाए, जितनी जल्दी हो सके स्वराज की प्राप्ति हो। ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्या है दोस्तों? ब्रिटिश गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है।
पुरुष एवं महिला में समानता स्थापित की जाए, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। ये सब रिपोर्ट में कहा गया था दोस्तों, जो मैं आपको बताया हूँ। ये रिपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिश 31 दिसंबर 1929 से पहले स्वराज दे दे, अन्यथा पुनः हम पूर्ण स्वराज की कम नहीं मानेंगे। यानी नेहरू रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया कि हमें स्वराज चाहिए, यदि आप स्वराज नहीं दोगे तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज से मैं कम लेने वाला नहीं हूँ। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को मानने वाला जिन्ना कहाँ था? जिन्ना एक राजनीतिज्ञ था, वो चाहता था मुझे किसी तरह राजनीतिज्ञ करना है, इस कारण से वो रिपोर्ट को नहीं माना, और नहीं उसे देश की आज़ादी पसंद थी। आज़ादी पसंद थी तो दो राष्ट्र के रूप में, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। तो आखिरकार जिन्ना भी अपना एक रिपोर्ट पेश करते हैं, जिनका नाम जिन्ना का 14 सूत्री योजना है। आइए चलते हैं जिन्ना का 14 सूत्री योजना क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो जिन्ना का 14 सूत्री योजना, मार्च 1929 में मुस्लिम लीग का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। इस पर उनका वाहन था कि नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात नहीं की गई थी, इसलिए हम नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं और अपनी 14 सूत्री योजना प्रस्तुत करते हैं। इनमें कुछ मांगे निम्नलिखित है। यानी ये खास तौर पर, मुख्य तौर पर नेहरू रिपोर्ट को नकार दिए थे और सीधा अपना रिपोर्ट पेश कर दिए थे। आइए रिपोर्ट में अपना बात करते हैं। आइए जानते हैं ये क्या बोलते हैं अपने रिपोर्ट में। पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया जाए, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाए और सिविल सेवा एवं अन्य सरकारी नौकरियों के लिए मुसलमानों के आरक्षण दी जाए। प्रस्तावक संविधान मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। लेकिन जिन्ना की 14 सूत्री योजना नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। जिस तरह नेहरू का रिपोर्ट जिन्ना ने अस्वीकार किया था, उसी तरह जिन्ना की 14 सूत्री योजना नेहरू ने अस्वीकार किया। और ये करना भी था, क्योंकि आप एक पक्षी और ज़्यादा झुकेंगे तो आप कहाँ तक साबित होगे, कहाँ तक सही माने जाओगे। आइए चलते हैं एक टॉपिक पर, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 है। इस टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक के बाद हम लोग बहुत से टॉपिक की चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, आपको बोरिंग लगे। तो बस केवल 15 से 16 मिनट आप समय दीजिए, आप भारत में राष्ट्रवाद सीखें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।